नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सूबे में एक बार फिर सियासी बयार है। राज्यसभा के रण के लिए हाथ तैयार है। मुस्तैद कमल के कर्णधार है, क्योंकि 19 जून को होगा चुनावी घमासान। कांग्रेस वेब का करेगी ऐलान तो बीजेपी भी अपने रण बांकुरों को जारी करेगी फरमान कि पूरा जोर लगाना है, पार्टी के उम्मीदवार को ऊपरी सदन तक पहुंचाना है। वोटों की गणित की बात करें तो 122 से 125 वोट कांग्रेस के पास हैं, भाजपा के पास 72 से 74 तक। वरीयता के आधार पर हर एक सीट पर 51-51 वोट चाहिए। निर्दलियों के अलावा अन्य दल भी हाथ के साथ है। वहीं बीजेपी के साथ केवल आरएलपी खड़ी दिखाई दे रही है। लाजमी है कि 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। फिर भी बीजेपी ने दूसरी सीट पर कांग्रेस की नब्ज टटोलने के लिए 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में उठता है सवाल कि 19 जून को किसके सर सजेगा ताज और किसके हक में होगी मात। जब नंबर कांग्रेस के पक्ष में है तो बीजेपी ने अपना दूसरा उम्मीदवार क्यों उतारा? क्या बीजेपी प्रदेश में सियासी संभावनाएं टटोल रही है? राज्यसभा की 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार, बीजेपी ने रण में क्यों उतारे 2 कर्णधार? सियासी गलियारों में उठ रहा है सबसे बड़ा सवाल, बिना नंबर कमल कैसे करेगा कमाल? बिग फाइट पे बहस आज इसी मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक रफीक खान जी, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। रामलाल शर्मा जी, नंबर गेम का ही पूरा खेल होता है। नंबर है नहीं कमल के पास, लेकिन इसके बावजूद भी 2 उम्मीदवार मैदान में। क्या उम्मीद है और क्या रणनीति है कि 2 सीटों पर 3 सीटें हैं और 4 कैंडिडेट में से 2 बीजेपी के भी आपने उतार दिए? श्वेता जी, अंकों की गणित तो कांग्रेस के पास भी नहीं थी। कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत राजस्थान के अंदर नहीं मिला था, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर बनी है। इसलिए अंकों के गणित के आधार पे हम चले, ये उचित नहीं है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 उम्मीदवार उतारे हैं, वो 2 उम्मीदवार इस आधार पे उतारे हैं कि आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में इनके कई विधायकों के दर्द की पीड़ा कई बार विधानसभा के पटल के ऊपर टीवी चैनलों के माध्यम से भी हम सब ने देखी है। अभी कुछ दिनों पहले भी जो सांगोद से आने वाले, वही बता रहा हूं श्वेता जी, सांगोद से आने वाले माननीय विधायक ने भी कांग्रेस के कार्य को लेकर और उसके रीति नीति को लेकर एक प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा किया है। तो ऐसे एक नहीं अनेकों कांग्रेस के विधायक ऐसे हैं कि जो कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर असंतुष्ट है, और निश्चित रूप से वो अंतरात्मा की अभिव्यक्ति करने का काम करेंगे। राजस्थान की धरती के ऊपर जन्म लिया है, तो वो किसी दबाव के अंदर नहीं, निर्भक होकर अगर मतदान करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार, हमें पूरा विश्वास है, वो चुनाव जीतेंगे। चलिए, उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और इसलिए उम्मीद है क्योंकि क्रॉस वोटिंग के लिए आप लोग तैयार हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के कई विधायक हैं जो बीजेपी का साथ देंगे और इन दोनों कैंडिडेट को जिताकर लेकर आएंगे। रफीक खान जी का रुख कर लेते हैं। रफीक खान जी, अब देखिए रामलाल शर्मा जी जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, उनको तो पूरे तरह से आश्वस्त है कि कांग्रेस के कई विधायक हैं, उनकी पीड़ा है, उनके दर्द जो सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए वो बीजेपी के साथ यहाँ पर आएंगे। क्या आपको लगता है कि आपके साथी जो आपके साथ है वो टूट सकते हैं, वो बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, या फिर ये गलतफहमी बीजेपी की? जो आज आपने जो सब्जेक्ट लिया है जी, आज आपने जो सब्जेक्ट लिया है वो काफ़ी अच्छा और आज का ज्वलंत सब्जेक्ट है जी। और इसकी खास बात ये है कि आम जनता ये देखना चाहती है कि डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं बचेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है पूरे देश में, राजस्थान में नहीं, राजस्थान में तो इनके सपने दूर दूर तक पूरे होते नजर नहीं आते हैं। ये अपने मन के लड्डू कैसे भी फोड़ लें, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पूरे देश में राजनीति, रफीक खान जी, महाराष्ट्र में तो लोकतंत्र जिंदा रखा ना आपने। लोकतंत्र की हत्या है। एक मिनट आप शांति रखो। देखो, मैंने आपकी बात सुनी है, बीच में बोलोगे तो मेरे को भी बोलना आता है। आप एक बार शांति से बैठो, पूरी बात सुनो तसल्ली से। शांति रख रहा हूँ रफीक खान जी, लेकिन आप जिस भाषा के अंदर आप बोल रहे हो, तो कम से कम अपनी गिरबान के अंदर ये भी जाके देखो कायम नहीं रख पा रहे हैं। किस प्रकार की रही है जनता। रफीक जी बात पूरी कीजिए। अरे बैठो यार, कार्यशैली अभी मैं खोलूंगा पत्ते, आप ज्यादा बोलो मत। बीच में ऐसे बोलने से कोई आप बात सही नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से
आप तो खोलो ना, आपको रो कौन रहा है रफीका जी, आप तो पत्ते खोलो ना, लेकिन कम से कम बोलने से पहले रामलाल जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। जब किसी पार्टी को मैंडेट दिया जा रहा है, ठीक है रफीक जी अपनी बात पूरी कीजिए। पार्टी को जब मैंडेट दिया जाता है किसी भी पार्टी को, और मैंडेट के अनुसार पार्टी चीफ विप को ये राइट दिया जाता है कि वो अपनी पार्टी के वोट देख सकें। इसका क्या मतलब है? रामलाल जी को अभी कानून की किताबें पढ़नी पड़ेगी काफी इसके डिटेल में जाने के लिए। चीफ विप को इसीलिए दिखाया जाता है ताकि जिस पार्टी को मैंडेट मिला है उस पार्टी का आदमी राज्यसभा में जा सके। अब हो क्या रहा है, ये अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। मतलब ये है कि खेती तो कोई और कर रहा है और फसल काटने कोई और आ जाता है। वो ये बन जाता है कि ये तो मैं सीना जोरी करूंगा और पैसे के दम पे करूंगा और पावर के दम पे करूंगा और डकैत बन जाऊंगा और वहां आकर के मैं मेरी फसल काट लूंगा। ऐसा नहीं होता। ये ऐसे जो आदमी लोकतंत्र की हत्या करके आगे आना चाहते हैं, जनता सब कुछ देख रही है और आगे इस बात के इनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, देश की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपने उसकी पार्टी को समाप्त करने का काम किया रफीक जी। चलिए ठीक है, देखिए अगर ऐसे पीछे जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी सर, लेकिन मुद्दे पे बात नहीं हो पाएगी, बहुत लिमिटेड वक्त है। उनको कौन से लोकतांत्रिक वहां भी कानून बताता हूँ मेरे भाई, मैं वहां भी वो लोकतांत्रिक तरीका ही है। वो पूरी की पूरी पार्टी विलय हो रही है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। वो पूरा विधायक दल विलय हो रहा है। सरकार को बचाने का तरीका है। एमएलए इधर आपकी तरह नहीं है कि आज उसको रिजाइन दिला के पार्टी को बचाने का तरीका है। चलिए ठीक है सरकार, और आपने ये कहा कि सरकार किसी की हत्या होती है तो एविडेंस के अभाव के अंदर कोई मुलजिम बच जाए तो उसको ये नहीं कहा सकता कि कानून ने उसको बरी कर दिया। कांग्रेस का नंबर उठा के देखो, कांग्रेस का, अरे भाई जी कांग्रेस को नंबर उठा के देखो, पतो लाग जाओगे। कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आई है और अगर कोई पार्टी पूरी विलय होना चाहती है। रामलाल जी 99 पर अटके हुए थे तो बाद में आज की स्थिति तो अलग है ना। अब अगर आप मुद्दे की वही बात है, पीछे जाएंगे आप मुद्दे पे बात नहीं कर पाएंगे, आप मुद्दे पे बात नहीं कर पाएंगे। रफीक जी आपके पास लौटेंगे, रफीक जी नहीं बिल्कुल। रामलाल जी देखिए हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आगे 19 जून को राज्यसभा के चुनाव है सर, अब उससे बात कर रहे हैं। अगर पिछले जाएंगे फिर आप महाराष्ट्र को लेकर आएंगे, फिर आप इसके बाद 99 पर अटके तो सर ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। वो सार्थक डिबेट होने दो ताकि जनता को आपकी सच्चाई पता लग सके। रफीक जी आपके पास लौटेंगे सर। योगेश जी का रुख करते हैं, योगेश जी का रुख करते हैं, ठीक है योगेश जी। अक्षय पटेल और जीतू भाई चौधरी ये दो विधायक गुजरात के जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद एक बात सामने आ रही है और ये बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है कि कोरोना महामारी एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ ये हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी कर रही है। ये गुजरात में है, हालांकि गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं, लेकिन यहां पर भी क्या इस तरह का कुछ हो सकता है? क्योंकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के यानी सरकार है उनकी, लेकिन उनके भी कुछ निष्ठावान लोग हैं जो साथ नहीं दे सकते हैं और इसका फायदा बीजेपी उठाएगी और यही सब सोच के रणनीति बनाएगी। दो कैंडिडेट को उतारा गया। ये दोनों सवाल का जवाब चाहेंगे। देखिए श्वेता, लॉकडाउन के पहले जब हालात कुछ अलग थे और जो गुजरात का जो पिक्चर है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, प्रलोभन देने की क्षमताएं वो अधिक है वहाँ पर। राजस्थान में लॉकडाउन से पहले चुनाव घोषित हो गए थे, लॉकडाउन के कारण अटक गए और उसके बाद इन चुनावों में एक बड़ा ट्रम्प कार्ड अशोक गहलोत ने खेला। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनकी पहल पर केसी वेणुगोपाल को उम्मीदवार बनाया। केसी वेणुगोपाल के उम्मीदवार बनने के बाद जो कुछ थोड़ी बहुत इफ एंड बट्स थे वो डाउनफॉल पर आए और उसके बाद जो एक समय मिला लॉकडाउन में, उस समय के अंदर जिन जिन विधायकों की निष्ठाओं को लेकर कुछ सवाल थे श्वेता, उनको मनाया गया। तो गुजरात से राजस्थान की कंडीशंस बिल्कुल अलग है और जो जानकारी मुझे मिल रही है कि केसी वेणुगोपाल को जो वोटों की वरीयता होगी, जो 51 वोट जो मान्य होते हैं एक कैंडिडेट के पक्ष में, वो 51 वोटों के अंदर जो विधायक वोट कास्ट करेंगे कांग्रेस पार्टी के या निर्दलीय खेमे के, उनमें अधिकांश वो होंगे जिनको लेकर कोई शक और शुबा की बात की जा रही थी। लेकिन हालात काफ़ी कुछ अब कंट्रोल में कर लिए गए हैं। लेकिन यहाँ दूसरा सवाल है कि यहाँ पर कुनबा कांग्रेस को बचाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी को भी अपनी बात देखनी होगी। कुछ ऐसे बीजेपी के विधायक हैं, रामलाल जी ने भी जो बात कही है वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ बीजेपी के विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने खुलकर
खुले मन से CM की तारीफ मुख्यमंत्री भी की। गहलोत की तारीफ की है, अशोक गहलोत की कार्यशैली की तारीफ भी की है। तो क्या कुनबे को लेकर आरएलपी अभी भी पत्ते नहीं खोल रही है? तो क्या लगता है बीटीपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं? और वहीं सीपीएम 13 निर्दलीय जिनसे अगर बात की जाए तो उनमें से तकरीबन सभी यही कहते हैं कि हम अशोक गहलोत के साथ हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन अभी जो बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन में ये देखना होगा कि सेंधमारी कहीं विपरीत हालात में नहीं पहुंच जाए। और अशोक गहलोत ने और जो कैंडिडेट्स का जो चयन कांग्रेस पार्टी ने किया है, केसी वेणुगोपाल को लाने से राजस्थान में कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है, खुद अशोक गहलोत को बहुत लाभ हुआ है। जी रामलाल जी, अभी जिस तरह से आप कह रहे थे कि हाँ कुछ सोच समझ के किया है, बहुत दर्द है कांग्रेस के जो विधायकों में, वो साथ आ सकते, चलिए भी ठीक है, लेकिन क्या आरएलपी आपके साथ खड़ी है? दूसरी बात ये कि ऐसा ना हो कि हम बाहरी पर ज्यादा भरोसा करें और अपने ही छिटक जाएं, अपने ही उधर साथ चले जाएं, क्योंकि खुलकर खुले मन से तारीफ यहाँ पर सीएम की भी कर रहे हैं कुछ बीजेपी के विधायक। रामलाल जी, वोट नहीं है इनके बाद टोटल। रामलाल जी देखिए श्वेता जी, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जो व्यक्ति पद के ऊपर रहता है, प्रतिष्ठा उसकी रहती है, उसके आधार के ऊपर तारीफ एक दूसरे करते हैं। अरे रफीक जी, सुनने का मादा रखो, आप नए नए विधायक बने हो, सुनने का मादा रखो। नए नए धोबी वैसे भी साबुन ज्यादा लगाता है, थोड़ा देर रखो। सुन रहे हो, मैं कहता हूं कि तारीफ तो एक दूसरे के कार्य को लेकर सभी करते हैं, ये हमारी खूबसूरती है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सभी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से, हाँ मेरा तो धैर्य है, आप चिंता मत करो रफीका जी, आपसे ज्यादा धैर्य रखता हूं मैं। रामलाल जी, आप तो अपनी बात रखिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यकाल पिछला बीता है 1.5 साल का, इस 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर, इन 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर आज इनके माननीय विधायकों की पीड़ा हमने सदन में भी देखी, सड़क के ऊपर भी देखी है, और समय समय पर मीडिया के द्वारा भी इनकी बातें सामने आती रहती है। एक विधायक को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने के ऊपर बैठना पड़े, सत्ता पक्ष के विधायक को धरने के ऊपर बैठना पड़े, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अतिशयोक्ति वाली कोई बात हो नहीं सकती। जिस तरीके से आपने जिक्र किया आरएलपी का, निश्चित रूप से आरएलपी हमारे गठबंधन के अंदर है, हमारे साथ खड़ी है, लेकिन राजस्थान के कई ऐसे निर्दलीय विधायक भी हैं जिनकी आज भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। वो अभी सरकार की ओर आशाभरी निगाहों से देखते हैं कि सरकार हमारी सुनेगी, हमारी जनता की सुनेगी, समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन सरकार हर मोर्चे के ऊपर विफल है। कोविड-19 के दौरान जो सरकार को काम करने चाहिए वो काम नहीं कर पाई। आज भी किसानों का दर्द, वीसीआर की मार, बिजली के बिलों का भुगतान, आज भी पेयजल ठीक है, लेकिन क्या इन सबका असर राज्यसभा की वोटिंग में पड़ेगा? रामलाल जी, क्या इन सबका असर राज्यसभा की वोटिंग पर पड़ेगा, विधायकों पर पड़ेगा? जनता पार्टी मैं जवाब देता हूं, हमारे चुनाव जीतेंगे। चलिए ठीक है, रफीक जी, निर्दलीय विधायकों की जो बातें कर रहे हैं, ये जो निर्दलीय विधायकों की ये बातें कर रहे हैं, इसका परिणाम इनको 19 तारीख को देखने को मिल जाएगा। इनसे एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा कि ये पार्टी का जब वोट होता है तो चीफ विप को पार्टी क्यों दिखाती है अपना वोट? ये इनके पास इसका आंसर है क्या? ये इसलिए दिखाते हैं, अपनी पार्टी के चीफ विप को इसलिए दिखाते हैं ताकि डेमोक्रेसी बची रहे। ये क्लियर एक कानून इस बात को साबित करता है कि उस पार्टी का वोट कहीं क्रॉस तो नहीं हो रहा, कोई पैसे के लालच में तो उसको इधर उधर नहीं कर रहा है। तो इस बात को लागू करने के लिए चीफ विप को वोट दिखाया जाता है। ये इस बात को समझ ही नहीं रहे, ये तो हर तरीके से तरीका निकालना चाह रहे हैं। राजस्थान में ऐसा कोई मामला नहीं है, राजस्थान में दोनों सीटें हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। हमारे पास जितना नंबर चाहिए उसके अलावा भी हमारे पास में 20 निर्दलीय लोगों का साथ है, तो हमारे यहाँ कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जिस तरीके का काम ये पूरे देश में कर रहे हैं, जैसे आज गुजरात में हुआ है, या जैसे पहले ये गुजरात के एमएलए के साथ ये रिजाइन दिलाते हैं, ये प्रलोभन देते हैं, मतलब ये वो काम करते हैं कि किसी पार्टी के बैनर तले कोई जीत के आता है। लेकिन देखिए रफीक जी, सरकार होगी तो प्रलोभन दे भी सकते हैं, लेकिन सरकार अगर नहीं है तो किस चीज का प्रलोभन देंगे? तो राजस्थान में तो कम से कम वो लागू होता नहीं दिख रहा के अंदर। रफीक जी, आप लोग, मैं एक बात मीडिया से भी कहूंगा जी, आप लोग जो मीडिया के लोग बाग हो, उन लोगों की ये भूमिका होनी चाहिए कि जहां हॉर्स ट्रेडिंग हो, जहां ऐसी गलती हो और जिस पार्टी के खिलाफ मैंडेट, जिसको मैंडेट दिया है उसके खिलाफ कोई एक्टिविटी हो रही हो, आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है, इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसमें डेमोक्रेसी की हत्या है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मामला है। अगर आज
बिल्कुल रफीक जी, रफीक जी, ये आप ये ठीक है, ये अहम बात है, ये अहम बात है, लेकिन हर जगह ये हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। किस तरह से रातों रात सरकारें बदल जाती हैं, ये उसी का रिजल्ट है। योगेश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे सर। योगेश जी, अभी जिस तरह से रफीक खान जी ने कहा कि हाँ मीडिया को आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कई ऐसे राज्य थे रातों रात सरकारें बदल जाती हैं, किस तरह से विधायक कब इनके साथ हो जाते हैं, उनके साथ हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इसके लिए तो स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। लेकिन गुजरात की जिस तरह से बात की जा रही है, ठीक है, विधायक ने दे दिया, प्रलोभन देते हैं, लेकिन जहां पर सरकार नहीं है वहां पर क्या प्रलोभन दे पाए? प्रलोभन तो वही दे पाएगा जिसकी सरकार होगी। ये बात सटीक है श्वेता आपकी और दम्भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पार्टी व्हिप जारी करेगी। अब व्हिप जारी करने के बाद जो पार्टी का विधायक होता है उस पर व्हिप लागू होता है, वो अपने एजेंट को वोट कास्ट से पहले दिखाता है कि वो कहाँ वोट डाल रहा है। अगर वोट में कोई त्रुटि रही तो वो वोट अमान्य हो जाता है, एजेंट तुरंत उसको प्रसंज्ञान में लेता है और वो वोट मान्य नहीं होता। ये तो पार्टी व्हिप। लेकिन जो निर्दलीय विधायक होते हैं उन पर किसी तरह का व्हिप लागू नहीं होता। तो यहाँ पर जो कोशिश है बीजेपी की निर्दलियों को साधने की, और जो जानकारी में है कि कुछ निर्दलियों से संपर्क किया गया राजस्थान के अंदर, लेकिन सवाल ये उठता है कि बहुत आगे लॉन्ग टाइम राजनीति की गारंटी लेनी होती है। वो विधायक का टिकट भी अगली बार चाहेंगे, उनको मौजूदा स्थिति में उनको क्या कुछ दिया जाए, क्योंकि समय बहुत है, अभी 3 साल से भी अधिक समय अगले चुनाव को लेकर है। तो ऐसे में पूरी राजनीतिक बिसात के अंदर वो कहीं अलग थलग न पड़ जाए, और सरकार कांग्रेस पार्टी की है और सरकार अशोक गहलोत की है, तो ऐसे में कोई जोखिम लेना क्या उन विधायकों के लिए सही रहेगा? ये ऐसे कई सवाल हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में जो लीड कर रहे हैं लीडर्स, क्या उनके कहने से विधायक जो है विरोधी दल के, वो क्या साथ आ जाएंगे? और हमें तो कुछ कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ये भी कहा है कि हम उधर भी बात कर रहे हैं। तो जब इधर बात हो रही तो उधर भी बात हो रही, तो निश्चित तौर पर यहाँ अपने खुद के कुनबे को बचाने की जो जुगत है वो करनी होगी। इस सोच में नहीं रहना होगा कि कहीं सामने वाले से। और अभी हमने कुछ देखा बीते कुछ दिनों में, वो तमाम विधायक जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि वो इस कैंप के उस कैंप के, उन सब ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और मुख्यमंत्री की शैली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, एक एक विधायक से बात की और एक एक सांसद से बात की, और पार्टी लाइन से अलग हटकर जो अब तक रहा है। तो ऐसे में आपको पता लगेगा कि इंडिपेंडेंट का रुख क्या है। और दूसरी बात श्वेता, राजस्थान की जो तासीर है उसमें ज्यादा क्रॉस वोटिंग का कोई ऐसा लगता नहीं कि उसको लेकर कोई बहुत बड़ा। जी चलिए, लेकिन रामलाल जी और रफीक जी दोनों से एक सवाल जरूर है, क्योंकि जब भी चुनाव होते, वोटिंग होनी होती है, एक बात देखने को मिलती है, एक बात जरूर देखने को मिलती है, बाड़ेबंदी दोनों तरफ से की जाती है। अब जरा ये बताइए कि कब कर रहे हैं बाड़ेबंदी? रामलाल जी पहले आप ही जवाब दे दीजिए। रामलाल जी, कोई नहीं हो रहा, थारे ही मन में लाडू फूट रहा है, थारी एंजाइटी हो रही है। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एक मुखी हैं, एक मत हैं, कहीं बाड़ाबंदी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि सब विधायक एक साथ मतदान से पहले इकट्ठे रहें तो वो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। इसमें बाड़ाबंदी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रफीक खान जी अगर आंकड़ों को लेकर आश्वस्त है तो फिर चिंता क्यों करे रफीक खान जी? आप तो अपनी दोनों सीटें जीती हुई मान रहे हो ना। लेकिन आशंकाएं आपके मन और मस्तिष्क के अंदर है, क्योंकि सरकार की कार्यशैली के ऊपर आप ही के विधायक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि संघ के विधायक आपकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपकी सरकार के ऊपर 50 का स्थगन विधानसभा के पटल के ऊपर लगाए। कहाँ बातें कर रहे हो? लेकिन रामलाल जी, हम अगर रामलाल जी थोड़ा सा देश के प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, चलिए, वो किस तरीके से, लेकिन जो रणनीति बनी थी रामलाल जी बात सुनिए सर। चलिए ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस जरूर ले डूबता है, और इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस इस मामले में तो नहीं होना चाहिए। रामलाल जी बात सुनिए, रामलाल जी ठीक है, विश्वास के ऊपर कौन सी बातें चलिए ठीक है, काम करने की कोशिश करो। रामलाल जी ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि बाड़ेबंदी की जरूरत, आप बात कर रहे हो ना, बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं। रामलाल जी पहले भी उतारा कांग्रेस पार्टी का, अभी भी सबसे बेटर है। ठीक है, राजस्थान की परफॉर्मेंस सबसे बेटर है। ठीक है, चलिए एक लास्ट कमेंट सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, सबसे प्रथम स्थान के ऊपर है, मिलेगा आपको, वक्त खत्म हो रहा है। रामलाल जी बात सुनिए, रामलाल जी कोविड के अंदर
कोविड मैं के कह रहा हूं, अंदर- रफीक जी, दावे के साथ कह रहा हूं, कोविड के तुष्टिकरण अंदर की अगर राजनीति पूरे करने के हिंदुस्तान अलावा में सबसे अच्छा राजस्थान काम की किसी सरकार ने कोविड किया के अंदर है कोई काम नहीं तो किया है। राजस्थान सरकार ने किया है। ठीक है, आप तुष्टिकरण योगेश जी जरा आप आपको लोगों को जवाब आता है? दे दीजिए। तुष्टिकरण एक आखिरी सवाल क्योंकि की वक्त बात खत्म हो रहा करके है। ये जो रणनीति बनाई गई, कितने कैंडिडेट रहेंगे, किस तरह से नंबर गेम को जीतेंगे, ये पहले हो चुका था। तब कोरोना नहीं था, कोविड-19 नहीं था, परिस्थितियां कुछ अलग थी। अब परिस्थितियां कुछ अलग है। क्या इसका फर्क आपको लगता है कि होगा? जो नाराज थे, जिनको कोई दर्द था, वो सब चीजें दूर हो गई होंगी और समझ गए होंगे एक चीज साफ कि हमें किसके साथ रहना है, किसके लिए वोट देना है। देखिए श्वेता, जब मुरारका ने बीते सरकार के दौरान जब चुनाव लड़ा था निर्दलीय, परिस्थितियां उस वक्त अलग थी। अभी अपर हैंड कांग्रेस पार्टी को है। अशोक गहलोत ने तमाम जो, क्योंकि राजनीति में वो चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने वो तमाम इतने कम समय के अंदर जो साधने का काम किया है वो नज़र आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बैलेंस करने की पॉलिटिक्स है वो यहाँ कांग्रेस ने कुछ समय में की है, वो भी दिखी है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कोशिश ये कर रही है कि एक मैसेज दिया जाए, यहाँ पर सेंध लगाकर एक मैसेज दिया जाए। भले ही उनको पता है कि ओंकार सिंह लखावत चुनाव नहीं जीत रहे हैं, और ये भली बात ही पता है, वो नंबर गेम में कहीं चुनाव जीत भी नहीं रहे। यहाँ पर एक दलित चेहरा है कांग्रेस पार्टी का और एक राष्ट्रीय चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, तो ऐसी कोई गलती भी कोई नहीं करेगा कि किसी दलित को हराया जाए। लेकिन एक मैसेज देना होगा कि कांग्रेस के अंदर गैप है, उस गैप को मैसेज के जरिए उजागर करने की कोशिश बीजेपी की होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 19 जून का इंतजार करते हैं। हालांकि हर कोई अपनी रणनीति यहाँ पर जरूर बना रहा है, लेकिन कौन कामयाब होता है, कौन फेल होता है, ये देखेंगे जब 19 तारीख को परिणाम भी सामने होंगे। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है।